Power to amend the schedule. The federal government may by notification in the official gazette. कौन इस शेड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है? अब शेड्यूल क्या है? शेड्यूल वही नंबर ऑल द लॉज या ऑल द रेगुलेशन कह सकते हैं, लॉज लॉज क्या है सिंपली कि जिनके अंडर या जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एम्पावर करते हैं। अगर उसमें से सीआरपीसी जो है वो आज निकाल दिया जाए तो उसमें काफ़ी सारे इतने सारे ऑफेंसेस हैं जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरा इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या फिर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, ये सारे शेड्यूल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मौजूद हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी 1923 का है आई थिंक, वो भी इसी के अंडर मौजूद है। तो इन सारे लॉज के अंडर एफआईए एक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जी ये हमारे शेड्यूल में मेंशन्ड है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर शेड्यूल को अमेंड करना है तो वो इख्तियार किसका है? द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है उसको अमेंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करवा दें जी कि हम इसको अमेंड कर रहे हैं। अमेंड द शेड्यूल सो एज टू ऐड एनी एंट्री देयर टू, कोई एंट्री उसमें ऐड करवानी हो, और देयर टू और मॉडिफाई, या उसको मॉडिफाई करना हो, या फिर और ओमिट एनी एंट्री देरिंग, या फिर उसमें से कोई एंट्री निकाल बाहर फेंकनी हो। लाइक आप कल को एक स्पेसिफाइड एजेंसी बना देती है जी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के हवाले से एक स्पेशल एजेंसी है जी, स्पेशल टास्क फोर्स है, उसका काम ही सिर्फ ये है। तो फिर एफआईए की आपको ज़रूरत तो नहीं रह जाएगी उसके हवाले से, आप उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर जुरिस्डिक्शन दे देते हैं और अक्रॉस द प्रोविंसेस अगर उसकी एक्सेस है तो फिर आपको एफआईए की उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है उस एंट्री को ओमिट भी कर सकती है। ठीक है जी, आगे चलें। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। वन, डायरेक्टर जनरल में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, डायरेक्टर जनरल जो है वो राइटिंग में ऑर्डर देगा डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर। वो क्या डायरेक्ट कर सकता है या हिदायत दे सकता है कि सारी या फिर कोई भी उसकी पावर्स अंडर दिस एक्ट और द रूल्स शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। वो अगर कोई कंडीशंस उसमें रखना चाहता है कि ये बंदा मेरी ये सारी पावर्स या ये कुछ पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके ऊपर ये लिमिटेशन है जी कि ये 15 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है, या फिर ये सिर्फ पंजाब में यूज़ कर सकता है, सिंध में मैं अपना दूसरा बंदा लगा लूंगा। वो सारी उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स इज पॉसिबल। जितनी मर्जी पावर्स जो है डीजी अपनी डेलीगेट कर दे, किसी भी मेंबर को दे दे, लिख के दे देगा, लेकिन साथ उसकी कंडीशंस भी लिख देगा कि अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो ये कंडीशंस हैं बस। if any as may be specified in the order be exercisable also by member of agency। तो जो उसने पावर्स लिख के दी हैं तो they shall be exercisable also by any member of the agency so specified। जिसको स्पेसिफाई किया गया है वो उन सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इंडेमनिटी जी, इंडेमनिटी के नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। कोई भी केस या फिर प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग जो है फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती, या फिर चाहे फेडरल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट या फिर एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, कोई मेंबर ऑफ द एजेंसी है उसके अगेंस्ट भी आप केस नहीं कर सकते। और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग एनी पावर, या फिर कोई भी और बंदा जो कि कोई पावर एक्सरसाइज कर रहा है और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स फॉर एनीथिंग। तो मकसद यहाँ तक आप एक ही दफ़ा पढ़ लें कि कोई भी सूट, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग फेडरल गवर्नमेंट किसी बंदे के किसी मेंबर ऑफ एजेंसी या फिर किसी भी बंदे पे जो कि ये पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट या रूल्स, उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते विच इज़ इन गुड फेथ डन, जिसको आप सच्चे दिल से या ईमानदारी से कर रहे हैं। ये ना हो कि आपके दिल में खोट हो गई, ये बंदा जो है इससे मैंने बदला लेना ही लेना है, या मैं इस एफआईए में जाल हूँ, मैं ये 3-4 बंदे जो है ना इनको तो मैंने छोड़ना ही नहीं है, रोज़ाना इनके ऊपर केस करते रहना, रोज़ाना इनकी दुकानों पर रेड करवाते रहना। तो अगर वो है तो वो फिर पर्सनल ग्रज में आ जाता है। उसमें फिर आपका जो सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर है ही विल डिसाइड कि भाई ये बंदा इसने ये गुड फेथ में किया है या फिर ये एक और टर्म यूज होती है मेलाफाइड इंटेंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इंटेंट और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स। जो इस एक्ट के अंडर आप गुड फेथ में करते हैं तो उसके बारे में आपको कोई पूछ गिछ नहीं, कोई सूट नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई लीगल प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं है। पावर टू मेक रूल्स।
कौन कौन किसके पास पावर्स हैं जी रूल्स बना सके। द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट के पर्पसेस हैं उनको अचीव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है जी रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक हो गया जी। फिर है जी, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोर गोइंग पावर। जो इससे पहले जो पावर गई है, यानी कि ये ऊपर वाला सब सेक्शन 1 जो है वो चूंकि जनरल है, तो उसको छोड़ के क्या है, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, कि वो इस तरह के सारे मैटर्स या फिर कोई भी इनमें से कोई मैटर जो है उसके बारे में हो सकते हैं। जैसे कि द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डीजी डायरेक्टर जनरल जो है कि टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी उसकी सर्विस की, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, और दूसरे मेंबर्स ऑफ एजेंसी जो हैं उनकी टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी, एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट, और जो क्वालिफिकेशन हैं कि कौन किस पोस्ट पे कितना क्वालिफाइड बंदा आ सकता है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। The powers and functions of the members of the agency in relation to the conduct of inquiries, अगर उन्होंने इंक्वायरीज वगैरह करनी है तो उसके हवाले से उनकी पावर्स और फंक्शंस क्या होंगी। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस विद द एजेंसी विच द एजेंसी में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और अगर ये वाली एजेंसी किसी प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मदद प्रोवाइड कर रही है तो उसका नेचर क्या होगा या फिर उसकी एक्सटेंट या लिमिट क्या होगी। ठीक है जी। फिर है the powers of the Inspector General of Police under the Police Act 1861 which shall be exercisable by the DG। जो DG ने एक्सरसाइज करनी है IG की पावर्स, ठीक है, वो पुलिस एक्ट 1861 के अंडर आती हैं, उनके बारे में भी वो रूल्स बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं जी, फेडरल गवर्नमेंट। एंड द मैनर इन विच रिवॉर्ड्स में बी गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, और जिस तरह जिस लिहाज से इनामात दिए जाएंगे मेंबर्स ऑफ द एजेंसी को, और फॉर द पब्लिक फॉर रेंडरिंग कमेंडेबल सर्विसेज, जो कोई अच्छा काम करते हैं चाहे वो एजेंसी के लोग हैं या फिर पब्लिक के लोग हैं, उनको किस तरह से नवाजा जाएगा, ये भी सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लास्ट सेक्शन वी हैव रिपील। 35 मिनट्स ऑलरेडी हेयर, तो आई ट्राई कि इसको मैं दो पार्ट्स में ही स्प्लिट कर दूँ। लास्ट सेक्शन वी हैव रिपील। The Pakistan Special Police Establishment 1948 and the Special Police पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1948 में बनाई गई थी वो, एंड द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962 में जो आया था, herein refer to retrospectively as the said ordinance and the said order are hereby repealed। तो ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं ये रिपील किए जा रहे हैं। अपॉन द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस या इन लॉज के रिपील के ऊपर क्या है जी, all the persons who were members of the special police immediately before such repeal included in the special persons shall stand transferred to the agency and shall subject to subsection 5। subsection 5 ये नीचे है जी। तो जितने भी स्पेशल पुलिस के अंडर मेंबर्स थे या फिर स्पेसिफाइड पर्सन्स थे वो सारे अब FIA के अंदर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी, वो इसके मेंबर होंगे। बी एंटाइटल टू द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस टू विच दे वर एंटाइटल इमीडिएटली बिफोर सच रिपील। तो ये लॉ जो हमने रिपील किए हैं इससे पहले तक जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके वो एंटाइटल या हकदार होंगे। Any inquiry or investigation pending with the special police immediately before such repeal shall continue to be conducted by the agency। तो अगर कोई इंक्वायरीज वगैरह जो है, इंक्वायरीज जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर चल रही होती हैं, तो अगर कोई पहले भी इंक्वायरीज चल रही थी तो वो ये वाली एजेंसी जो है ये कंटिन्यू करेगी या कंडक्ट करेगी। Notwithstanding the repeal of the said order, but subject to the subsection 4, subsection 4 again ये नीचे है, every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police in or under which he was holding the post immediately before the commencement of this act। इनको पढ़ लीजिएगा, मैं भी अब थोड़ा सा थक गया हूँ, बट आई होप कि ये आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। On the recommendation of the Director General and with the concurrence of provincial government concerned, the federal government may direct that such of the specified persons referred to subsection 3 as may within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in। तो जो लोग स्पेसिफाइड पर्सन वगैरह हैं उनको कांग्रेस और
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डीजी अगर उनको रिकमेंड करता है और कॉन्फ्रेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कंसर्न जो है वो है, यानी कि प्रोविंशियल कौन सी गवर्नमेंट है, सिंध की है या पंजाब की है, तो फेडरल गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट कर सकता है कि जनाब वो 30 डेज के अंडर अंडर अपनी विलिंगनेस शो करें कि वो इस एक्ट के अंडर इस एजेंसी यानी कि एफआईए में काम करना चाहते हैं या नहीं. And last we have a specified person referred to in clause A of the subsection 2, and a person in respect of whom a direction is issued under subsection 4 shall, upon the repeal of the said ordinance as the case may be, the issue of such direction, cease to hold a post in or under the provincial police. तो वो अगर इसमें आ जाता है तो वो अपनी provincial police वाली जो पोस्ट है उसको छोड़ देगा concerned, and shall be entitled to the same terms and conditions of service to which he was entitled immediately before such repeal. और उसको वही terms and conditions दी जाएंगी जो कि repeal of that act से पहले पहले थी. ठीक हो गया जी. ये था आपका सारा एफआईए एक्ट. इसके अलावा आपने अगर शेड्यूल पढ़ना है तो ये सारे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं जी. मैंने इसके जो हाइपर लिंक्स है वो रिमूव कर दिए हैं. तो जब मैंने पहली दफ़ा 2019 में पढ़ा था इसको, उस वक्त इसमें ऑलमोस्ट 27 एंट्रीज थी. उसके बाद जब मैंने इसका इंटरव्यू दिया था एफआईए का 2019 वाले उसी केस का, तो उस वक्त ऑलमोस्ट 31 थी. इन सारों को हमने पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ के देख के जी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस या एक्ट है, वो पैका जो है 2016 का है. ठीक है जी. फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2010 में बना है, ये रहा. ठीक है जी. इसी तरह ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 2010 का वगैरह. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, सॉरी. तो ये सारे जो है ये सारे लॉज एम्पावर करते हैं एफआईए को कि ये एक्सरसाइज कर सके. नॉट ओनली ये तो स्पेसिफिक लॉज है ना, इसके अलावा मेन जो आपकी प्रोविंशियल पुलिस के पास होता है वो सीआरपीसी जिसको आप कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या उसके भी 117 एंट्रीज जो हैं उनके अंडर एफआईए एक्ट कर सकती है जी. ठीक है. इतनी पावरफुल चीज़ है जी एफआईए. एंड नीचे अथॉरिटी है जिसका ना तो कोई एमसीक्यू आएगा, ना ही पहले कभी आया है, और ना ही ये आपको समझ आएगी, ना ही मुझे आई है. मैं भी कभी फ्यूचर में जाके इसके ऊपर डिटेल में पढ़ा तो फिर समझ आ जाएगा. खैर, आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, रादर दीज वीडियोस वर हेल्पफुल फॉर यू. मैं एक अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए. मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.